नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं नव उपनिवेशवाद की। ये एक ऐसा छिपा हुआ साम्राज्य है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आज भी दुनिया के कई देशों के भविष्य पर अपना कंट्रोल रखे हुए है। अब ये शब्द सुनने में शायद नया लगे, लेकिन इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। हम सब ने स्कूल की किताबों में यही पढ़ा है कि उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म का दौर तो कब का खत्म हो गया। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या हो अगर ये बस अपना रूप बदलकर आज भी हमारे बीच मौजूद हो? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पड़ताल के केंद्र में है। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और ये समझने के लिए कि आज क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पुराने और नए उपनिवेशवाद में आखिर फर्क क्या है। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। पुराना उपनिवेशवाद बड़ा सीधा साधा था, मतलब सेनाएं भेजो, झंडे गाड़ो और देश पर कब्जा कर लो। ये सब क्यों होता था? औद्योगिक क्रांति की वजह से संसाधनों की भूख थी, लेकिन अब वो तरीका काम नहीं करता। इसलिए नव उपनिवेशवाद पर्दे के पीछे से काम करता है। ये आर्थिक और राजनीतिक शोषण का एक ऐसा जाल है जो दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं में मौजूद पावर के असंतुलन का फायदा उठाता है। अच्छा, तो अगर अब सेना और टैंक की बात नहीं हो रही है, तो इस नए दौर के हथियार क्या हैं? ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। यहां पर सीन में एंट्री होती है दो बड़े खिलाड़ियों की, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये वो संस्थाएं हैं जो मुश्किल में फंसे देशों को पैसा देकर मदद करती हैं। अब ऊपर से देखने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए कोई देश है, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। वो मदद के लिए इन संस्थाओं के पास जाता है और उसे मदद मिल भी जाती है। लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। ये मदद हमेशा कुछ शर्तों के साथ आती है। इन्हीं शर्तों को कंडीशनैलिटीज कहा जाता है। अब कागज पर तो इनका मकसद यही होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाए, पर असली खेल इन शर्तों के इस्तेमाल का है। और यही है पूरे खेल का सबसे जरूरी हिस्सा। ये शर्तें अक्सर देशों को मजबूर करती हैं कि वो अपने जरूरी खर्चों जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा में कटौती करें। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने पर भी मजबूर किया जा सकता है। मतलब फायदा पहुंचता है उन देशों को जिन्होंने कर्ज दिया है, और मुश्किल में पड़ जाते हैं उस देश के आम लोग। और इस तरह जो चीज मदद का एक जरिया होनी चाहिए थी, वो शोषण का एक ताकतवर हथियार बन जाती है। अब तक हमने देखा कि कैसे पैसों के जरिए कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अब हम इस कहानी की एक ऐसी परत खोलने जा रहे हैं जो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, क्या हो अगर उपनिवेशवाद की अगली लड़ाई जमीन के लिए ना हो, बल्कि खुद जिंदगी के लिए हो? यही सवाल हमें जेनेटिक कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। जेनेटिक उपनिवेशवाद एक तरह से एक मॉडर्न किस्म की चोरी है। सोच के देखिए, जैसे कोई किसी के बगीचे से एक खास पौधा चुरा ले, उसमें थोड़ा सा बदलाव करके अपने नाम से पेटेंट करवा ले और फिर उसी व्यक्ति को उस पौधे को उगाने से रोक दे। बस यही खेल अब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ताकतवर देश और बड़ी कंपनियां विकासशील देशों की कुदरती दौलत पर कब्जा करने के लिए मुश्किल कानूनी दांव-पेच का इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक थ्योरी की तरह मत समझिए। आइए इसको एक असली कहानी से समझते हैं। ये कहानी है बासमती चावल की। बासमती सिर्फ एक चावल नहीं है। भारत और पाकिस्तान के लिए ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उनकी पहचान है, और हां, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी। और इसी वजह से ये एक परफेक्ट टारगेट बन गया। तो हुआ ये कि जब भारत और पाकिस्तान आपस में इसके मालिकाना हक को लेकर उलझे हुए थे, तो अमेरिका की दो बायोटेक कंपनियों ने चुपके से इसके जर्मोप्लाज्म, मतलब इसके बीज और जेनेटिक मटेरियल को हासिल कर लिया। फिर उन्होंने इसमें हल्का फुल्का बदलाव किया और टेक्समती और कसमती जैसे नामों से इसे पेटेंट कराने की कोशिश की। खैर, इस मामले में भारत ने आखिरकार लड़ाई जीती और बासमती को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिलवाकर सुरक्षित कर लिया। लेकिन ये बासमती की कहानी अकेली नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक सोची समझी चाल का हिस्सा। ऐसी ही कोशिशें नीम के साथ हुई हैं, हल्दी के साथ हुई हैं, और इसका निशाना खास तौर पर अफ्रीका जैसे विकासशील देश हैं जो ऐसी अनमोल प्राकृतिक संपदा से भरे पड़े हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब कंट्रोल के ये नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि आखिर भविष्य किसके हाथों में है। आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या किसी कंपनी को या किसी देश को प्रकृति के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जिंदगी के ब्लूप्रिंट का मालिक बनने का हक होना चाहिए,
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाला कल कैसा होगा।